मुमकिन है मॉडरेटर सर कुछ बोले? अब्दुल कलाम सर, सवाल जवाब का क्या है मामला? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। बड़ी अच्छी मालूमात और बहुत सारे सवालात का इजाला हुआ। अलबत्ता चंद चीजें अभी भी जहन में हैं। पहली ये कि जो आपने बताया डेथ रेट से लेकर के डिजीज फैलने का रेट से लेकर के सारी चीजें, उससे उसको सामने रख करके अगर हम देखें कि WHO ने और सारे दुनिया के ममालिक ने जिस लिहाज से प्रोपेगेंडा खुद करवाया और किया, मुझे लगता है कि ये जरूरत से ज्यादा या इसके पीछे क्या मकसद था। आप कह रहे थे कि प्रोपेगेंडा से बचा जाए, लेकिन लोगों को लॉकडाउन में रख करके जो डेथ और इन चीजों की कमेंट्री सुनाई जा रही है और की जा रही है जिस लिहाज से, और लोगों को साइकोलॉजिकली जो डराया जा रहा है, इसके पीछे क्या है? वो बात ठीक है कि डिजीज का चाहे वो आदमी की गति से हो या खुद नेचुरली आया हुआ हो, ये अलग मसला है। लेकिन उसके बाद जो रवैया सामने आया, ये चीज जो है ना, ये थोड़ा सा विषय बना। दूसरी बात, जिन चीजों से ये फैलता है और जिन चीजों से बचना चाहिए, उसमें जो अभी का लॉकडाउन, खासतौर से हम जो नेपाल में देखे और इंडिया में, ये लॉकडाउन ये लगता है कि मकसद के हुसूल में किसी तरह भी कारगर नहीं था, बल्कि डेथ रेट बढ़ाने में ज्यादा कारगर हुआ। तो ये जो अगर ये डिजीज बाहर से आना था, तो बाहर से आने की जगहों पर उन जो आपने कहा क्वारंटाइन रख करके या PCR टेस्ट या सारा का इंतजाम करने के बजाय सारे लोगों को जो जकड़ के रख दिया गया और वो मेंटली उसको जो बीमार किया गया, ये और वो, और जो दूसरी बात आपने जो रिपोर्ट दी उसमें 5.5% डेथ रेट है, लेकिन हार्ट पेशेंट है या दूसरे पेशेंट है जिसका अगर टाइम पे इलाज ना हो तो 100% डेथ रेट हो सकता है। तो ये सारे डेथ के उसको नजरअंदाज करके सिर्फ इस डेथ रेट पर क्यों तवज्जो दी गई, और सारे हॉस्पिटल में डॉक्टर से लेकर के नर्सेज को इतना क्यों डराया गया, उसको वो इक्विपमेंट्स दे करके क्यों नहीं उसको ब्रेव किया गया कि वो सही ढंग से इलाज करते। शुक्रिया अनिल भाई, बहुत शुक्रिया जी। मुझे जो एक उम्मीद थी कि ये जो आपने कहा कि हाँ, एक और चीज, जो डेड बॉडी है उसके बारे में बात नहीं आई कि डेड बॉडी में ये वायरस कितनी देर तक एक्टिव रहता है। अगर उसका एक्टिव होने की टाइम तक उसको सेफ रख के और उसको उसके आफंत के हवाले करके और वो जो सेफ्टी मेजर है उसको अपनाते हुए अगर उसको कफन दफन सही ढंग से किया जाता, तो जो डर फैला वो भी घटता, और वो जो कफन दफन है वो इस्लामी तरीके से भी या अपने उसके इलाज से होता। लास्ट चीज, जो भी मेजर्स आपने अपनाने का है वो सबको अपना करके और मस्जिदों को खोला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि बहुत सारी जगहों पर किया है, लोग अपना जानमाज लेके जाएं, मास्क पहन के रखें, फिजिकल डिस्टेंस से वो करें, वजू घर से बना के जाएं, वहां मतलब इस तरह के बहुत सारे मेजर को अपनाते हुए अगर मस्जिदों में
इबादत के लिए अगर खोला जाए तो इससे बीमारी बढ़ने का, मुझे जिस चीजों को अपना करके सारी गैदरिंग हो रही है। और आखिरी बात मैं ये अर्ज करूंगा कि हमारे इलाकों में जहां पर ज्यादा लोगों ने हिफाजती इकदाम किए हैं वहां मृत्यु रेट ज्यादा है, और जो हमारा गांव घर है जहां कोई इंतजाम नहीं हुआ है, मैं नेपाल में मेरी मालूमात की हद तक 90% लोग किसी तरह के भी सावधानी नहीं अपना करके घुल मिल करते रहे हैं, लेकिन न ही डिजीज रेट हाई है न मृत्यु रेट हाई है। तो इसकी वजह क्या है, थोड़ा सा साइंटिफिकली अगर आ जाती तो कंफ्यूजन दूर होने में आसानी होती। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया नजरुल भाई, बहुत ही अहम बातें आपकी तरफ से आई और कुछ बातें वाकई रह गई क्लियर होने से, तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसके जो मुख्तलिफ अज्जा हैं इस सवाल के, उसमें से पहली बात तो ये है कि WHO या कोई भी मुल्क जब कोई नई बीमारी आती है जिसके बारे में पहले से बिल्कुल ही मालूम नहीं हो, तो उन्हें भी पता नहीं होता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि हर चीज बिल्कुल लिख दी गई है डॉक्टरी की किताबों में और जब तक कयामत नहीं आएगी तब तक के लिए सारा कुछ मालूम हो गया, उसी लिहाज से लोग करते हैं। ऐसा नहीं होता। तो बिल्कुल नई बीमारी है ये, बिल्कुल नई बीमारी, ब्रांड न्यू। तो कैसे फैलता है, इसी में कभी कंफ्यूजन हो गया। मैंने कहा कि ड्रॉपलेट और कंटैक्ट, इसके अलावा और भी बहुत सारे जराए हैं जिसके बारे में लोगों को पहले डाउट था, जो कि बाद में क्लियर हुआ रिसर्च करने के जरिए से। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे नए लक्षण नजर आते गए, लैब्स डेवलप होते गए, रिसर्चेस वगैरह होते गए, तो यानी लोगों को नई नई बातें मालूम होती गई और उसी लिहाज से उस वक्त की जो जानकारी थी, उस वक्त का जो नॉलेज था, उस नॉलेज बेस के ऊपर रह करके साइंटिफिकली बेहतरीन जो हो सकता था वो स्ट्रेटेजी बनाया गया। मेरे पर्सनल राय है मेरी, ये लोग इससे जरूरी नहीं कि इत्तेफाक ही करें कि WHO भी पूरी यानी ईमानदारी के साथ जो जिस तरह के नॉलेज थे उस नॉलेज बेस के ऊपर जिस वक्त जिस तरह की स्ट्रेटजी की जरूरत थी उस वक्त ये सब किया गया। ये पहला मुद्दा। दूसरा ये कि हमारा मुल्क या कोई भी मुल्क जो कोई स्ट्रेटजी बनाता है तो उसके बहुत सारे पहलुओं को देखता है। बीमारी कैसे फैलती है, लॉकडाउन इन्फोर्स करने के हमारे पास क्या जराए हैं, लोग नहीं मानेंगे तो हम क्या करेंगे, ये करेंगे तो आया हमारा मुल्क का दस्तूर और कानून उसकी इजाजत देता है या नहीं देता है, उससे जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ेगा उसको हम कैसे मिटिगेट करेंगे, वगैरह वगैरह। बहुत सारे इतने फैक्टर होते हैं कि आप हर फैक्टर को मुतमईन करके कोई स्ट्रेटजी नहीं बना सकते। ज्यादा से ज्यादा फैक्टर्स को बेहतर अंदाज में रख करके बेहतरीन स्ट्रेटजी बनाई जाती है और ये बिल्कुल ऐन मुमकिन है कि इसमें मिस्टेक हो सकता है। इसमें भी मैं गवर्नमेंट को, नेपाल गवर्नमेंट को मैं दाद ही पर्सनल मैं दाद देना चाहूंगा कि उस वक्त का जो नॉलेज बेस के ऊपर रह करके बेहतरीन स्ट्रेटजी बनाई गई। अब हमारे अपने ममालिक का जो हाल है कि पहले से तैयारी करते हैं या नहीं करते हैं, हचुआ को भरना 11th आवर में काम करते हैं, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो कितना वक्त लेती है, ये कमियां खामियां भ्रष्टाचार वगैरह है, यानी इन चीजों के साथ साथ यानी इस तरह से इतना कर लेना, मैं समझता हूँ कि यानी मैं उनको प्रश्न देने की बात नहीं, ये काम करना पड़ता है और इस लिहाज से स्ट्रेटेजी बनाते हुए कल होकर कोई एक पहलू यानी रह गया, मसलन वो यानी डेड बॉडी की बात है, उसमें मैं बाद में आऊंगा, वो है इकोनॉमिक पहलू कैसे करेंगे। अगर उस पर पूरी तरह से अगर सोच समझ नहीं पाए तो उनकी हम कमजोरी कह सकते हैं, स्ट्रेटेजी की कमजोरी भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि नीयत की कमजोरी या नीयत की खराबी मैं नहीं समझता हूँ। ये इसमें भी मैं गवर्नमेंट को पास मार्क, अगर यानी बहुत ही अच्छे मार्क्स ना भी तो गवर्नमेंट को मैं एटलीस्ट पास मार्क दूंगा। तीसरी चीज ये है कि जो मैं डॉक्टर होने की हैसियत से
मैं समझता हूं कि अस्पतालों की तैयारियां जिस नहज और पैमाने पे होनी चाहिए उसमें बहुत बड़ी कमजोरी रही, और इस ताल्लुक से हुकूमत को मैं मुरीद इल्जाम हुकूमत को भी ठहराऊंगा और मुतल्लिका अस्पतालों के एडमिनिस्ट्रेटर्स और डॉक्टरों को भी इसका मुरीद इल्जाम ठहराऊंगा। मैं किसी को भी इस सिलसिले में नहीं बख्शने पर तैयार हूँ। बहुत कमियां रही हैं, पहले से जो तैयारी होनी चाहिए, कुछ अस्पतालों ने कोई अच्छी तैयारी की है, कुछ ने उससे बेहतर तैयारी की, कुछ ने बहुत अच्छी तैयारी की, कुछ बिल्कुल यानी फिसड्डी रहे हैं, और उनका मुआखजा तो होना चाहिए। मुझे लगता है गवर्नमेंट को करना चाहिए ये, और ये गवर्नमेंट शायद करेगी भी। तो इसीलिए जो हार्ट के पेशेंट इलाज ना पाने की वजह से मर गए या मर रहे हैं या मर सकते हैं, या कुछ और पेशेंट्स कोविड की वजह से तो नहीं, दीगर उसकी वजह से इलाज ना पाने की वजह से जो मर रहे हैं, ये हमारी बदकिस्मती है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और इसमें मैं हुकूमत के साथ साथ मुतल्लिका अस्पतालों की गैर जिम्मेदारी और अदम तैयारी को इसको मैं मुरीद इल्जाम ठहरता हूँ। इसमें मैं आपके साथ बिल्कुल एग्री हूँ कि ये जो है इसमें नहीं बख्शना चाहिए और लोगों को इसके लिए यानी कटघरे में खड़ा करना चाहिए। उसके बाद वो जो कहा आपने उसी सिलसिले में कि ये और वो PPEs दे करके लोगों को इलाज करवाना चाहिए, वो तो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मैं अंदर का आदमी इसलिए मुझे मालूम है, आप लोग भी पेपर में पढ़ते होंगे कि PPEs की बहुत किल्लत है, मास्क की बहुत किल्लत है, एप्रॉन्स की बहुत किल्लत है, वाइजर्स की बहुत किल्लत है, गॉगल्स नहीं मिल रहे हैं। शुरू में तो बहुत ही ज्यादा किल्लत थी, अब बाद में धीरे धीरे वो सप्लाई सिचुएशन सुधर रहे हैं। तो यानी इन कठिनाइयों के साथ, इन हुदूद के अंदर रहते हुए, इन डिफिशियंसीज के अंदर रहते हुए गवर्नमेंट को भी प्लानिंग करनी पड़ती है और डॉक्टरों को भी काम करना पड़ता है। तो लिहाजा वो जो इससे पहले जो मैंने कहा कि मुरीद इल्जाम ठहराऊंगा, उसमें थोड़ा सा इन लोगों को यानी इन लोगों के सिलसिले में थोड़ा सिंपैथेटिक हो जाइए कि ये बेचारे भी जो है, हुकूमत भी क्या करे, पैसे होने के बावजूद मार्केट में अगर सामान ना हो तो कैसे अवेलेबल कराए, और अगर वो नहीं है तो अस्पताल के डॉक्टर लोग बेचारे कहाँ से वो पहने, और अगर नहीं पहनेंगे तो डर और खौफ का माहौल तो रहेगा ही। इस ताल्लुक से डेड बॉडी का जहां तक मामला है, यह मामला डिस्कशन होने से रह गया, मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, ये साइंटिफिक बेसिस है इसके ताल्लुक से। इसका तरीका ये है कि या तो कोविड पॉजिटिव या सस्पेक्टेड अगर इंतकाल हो जाए तो उसका तरीका ये होता है कि सबसे पहले जो शख्स उसको हैंडल करेगा वो PPEs लगाए, मसलन मास्क लगाए उचित तरह का, ग्लव्स लगाए, वाइजर पहने, टोपी, पूरा बदन वो ढके, और उसके बाद जितने भी पाइप्स वगैरह हैं उसको वो निकाले, जहां से कुछ रिस रहा हो मवाद वगैरह, मसलन IV कैनुला था उसको निकाला, ब्लड आने लगा तो उसको वो पहले स्टेरलाइज करे, सैनिटाइज करे और उसको टेप लगाए। जो ऑरिफिसेस हैं, नाक है, मुंह है, वजाइना है, रेक्टम है, जहां से कोई वो मवाद रिक सकता है वहां वो प्लग करे। उसके बाद एक थैले में उस बॉडी को बंद करे, उस थैले को बाहर से फिर सैनिटाइज करे, और उसके बाद कफन मांगे वो, अगर पेशेंट पार्टी मौजूद है वहां पर, तो अगर नहीं है तो बाहर से कोई कफन या कोई उसको कर दे, उसके बाद वो पहुंचाए। तो इसके बाद इससे बीमारी फैलने का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि अभी मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि ये डेड बॉडीज में ज्यादा देर तक नहीं रह सकता है। अगर उसके बॉडी की सरफेस के ऊपर था भी तो कितने दिनों तक रहेगा ये कहना मुश्किल है, उसको हमने घेर दिया है। अब ये लाश ना छींक सकती है, ना खांस सकती है, और ना उसको हम टच कर रहे हैं, तो ड्रॉपलेट और कंटैक्ट तो हो नहीं रहा, लेकिन ये इसलिए बिल्कुल सेफ है। और इस ताल्लुक से गवर्नमेंट को पॉलिसी पर नजरसानी करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब मशवरा है। उसी तरह से मस्जिदों को खोलने के सिलसिले में भी मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। गुज़िश्ता कल अगर मस्जिद नबवी में और दूसरे जगहों पर भी बिल्कुल बंद किया गया था, तो आज वहाँ खोलने का कुछ एहतियाती तदाबीर के साथ जो खोलने का जो मामला हो रहा है वो हमारे लिए एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, और उन्हीं एग्जाम्पल्स को लेकर के हम हुकूमत के मुतल्लिका लोगों तक हम पहुंचे। तो मुझे अभी भी यकीन है कि ऑनेस्ट लोग भी वहां पर मौजूद हैं और सिंपैथेटिकली देखेंगे इसको, और मुझे लगता है कि इस सिलसिले में हुकूमत की पॉलिसी जो तब्दील हो सकती है। और ये जो आखिरी मामला था कि गांव घर में कम अमवात होनी, बिल्कुल सही कहा आपने, इसकी बहुत सारे वजूह हैं। इसकी वजह ये नहीं है कि वो चूंकि बेहतियाती की इसलिए वो ज्यादा महफूज है और लोगों ने एहतियात किया तो एहतियात में कोई खतरा है, ऐसा नहीं है। ऐसा ये कि मैंने कहा कि वो जो आपको बताया कि वो देखिए कि जो
प्री डिस्पोजिंग फैक्टर थे, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर थे जो अमवात बढ़ाती हैं, वो क्या थे? हार्ट डिजीजेस कहा, डायबिटीज कहा, ओबेसिटी कहा, यानी और चीजें। तो ये चीजें शहरों में देहातों के बनिस्बत ज्यादा होती हैं। देहातों में लाइफ स्टाइल जो अभी भी हेल्दी है, लोग चलते हैं, मेहनतें करते हैं, मोटापा कम है, डायबिटीज ज्यादा नहीं है, हार्ट के पेशेंट्स कम है, वगैरह वगैरह। तो ये वजूह है जिसकी वजह से न सिर्फ ये कि कोविड-19 बल्कि और चीजें भी, और अमवात भी उन इलाकों में कम होती है, और अमवात भी कम होती हैं, शहरों में ज्यादा होती हैं। आबादी का घनत्व देख लीजिए, काठमांडू में 50 लाख आबादी है, हमारे इलाके में ज्यादा से ज्यादा 2 लाख की आबादी। कहाँ 2 लाख और 50 लाख, अमवात तो ज्यादा इधर होंगे ही। बहुत ही संकुचित स्थान में रहना पड़ता है, ट्रांसमिट बहुत ज्यादा हो सकता है। वहां पर मान लीजिए लोग हैं भी तो खुले में हैं, वायरस अगर निकला भी तो तहलील हो जाएगा वायुमंडल में, वो किसी एक कन्फाइंड स्पेस में नहीं रहेगा कि वहां कोई जाए और फिर उसको भी पकड़ ले, वगैरह वगैरह। तो आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मैं इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ कि ये जो है इक़दामात, वो जो हिफाजती तदाबीर किए गए इसलिए लोग फंस गए, लिहाजा हम इसको छोड़ दें। तो जाहिर है, मैं जानता हूँ आपका भी यह मंशा नहीं था, तो बस जोकिंगली जरा मैंने ये कहा। मेरे ख्याल में किसी और भाई को अब मौका दें सवाल करने का। शुक्रिया, बहुत अच्छा। नजरुल साहब ने एक ही बार 5 सवाल पूछ लिए। मेरा सवाल ये भाईजान मेरा सवाल ये था मोहतरम कि इंसानियत मर चुका है अभी इस कोविड-19 को लेकर, जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट आप लोग अभी डिस्कस किए, उससे भी ज्यादा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा गाँव में, शहरों में। किसी के घर में अगर किसी का बच्चा अभी कहीं से आया, क्वारंटाइन है, उसको पॉजिटिव आ गया है, तो उस घर को ऐसे इन्फीरियर नजर से देखा जाता है कि आप महसूस नहीं कर सकते। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं हरिनगरा का या कोसी गांव पर का, या क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं इंडिया में, वो लोग आए क्वारंटाइन में, उन लोग को पॉजिटिव दिखा दिया गया, और घर के लोग को भी लोग ऐसे देखते हैं कि मतलब वो बात भी कर लिया तो वो भी पॉजिटिव हो गया। इतना तक इन साइकोलॉजिकल इफेक्ट, पहली बात। दूसरी बात, ये जो आत्महत्या के केसेस है जो इस तरह के बेल्ट में आप अभी आप फेसबुक में देख रहे होंगे, तो ये आत्महत्या को लेकर गवर्नमेंट कंसस क्यों नहीं? सिर्फ और 5 लोग मरते हैं, तुरंत MOHP उसको हालता है नेट पे। ये जो दिन ब दिन लोग मर रहे हैं, तो इस पे जो ऑथराइज्ड ग्रुप है या संस्था है या गवर्नमेंट के जो वो देखने वाले हैं, ऐसा नीति क्यों नहीं बनाते कि वो रेशियो घटाया जाए? सिर्फ 1500 लोग मरते हैं, 20-2000 लोग मरते हैं, यहाँ कितने मरे हैं? 5000 में सिर्फ कितने 500 समथिंग कितने बताएं अभी उस टाइम आप बताएं? 17 कितने मरे हैं? तो 5.5 रेट का बताया। वो सिर्फ कोविड-19 को आप हाईलाइट कर रहे हैं, उसके जो कंट्रीब्यूशन है और चीजों में, उसको कैसे मिनिमाइज किया जाए और हम लोग कैसे इसको लें? ये सवाल था मेरा। ठीक है सर, बहुत अच्छे सवाल। मैं तुम्हारा भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत सारे ऐसे गोशे जो मेरी गुफ्तगू में टच होने से रह गए, इसके जरिए से भी वाजे हो जाएंगे। बहुत ही अहम और अच्छे सवाल थे, शुक्रिया। ये जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, ये तो बिल्कुल सही निशानदेही की तुमने कि ये बहुत ही डिवास्टेटिंग है, और इन कमिंग डेज ये ज्यादा से ज्यादा ही होने वाला है, इसमें कमी नहीं आएगी। उसकी मिसालें तुमने बता दी। अब एक मिसाल ये देखो कि हॉस्पिटल में कोई फैसिलिटी में, कोविड फैसिलिटी में कोई एडमिट है, उसका वो पॉजिटिव है, पेशेंट पार्टी को हम रहने नहीं देते हैं, पेशेंट पार्टी उधर घर में है, उससे वो कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्या है सूरत हाल उसको पता नहीं है, ना ये उसको बता सकता है, ना वो उससे पूछ सकते हैं। फिर मौत हो जाती है, अच्छा भला चंगा था वो आदमी, उसको लाश से सामना करना पड़ता है। ये और इस तरह के एक दफा शुरू में तो हम लोगों ने जब जो आइसोलेशन का मामला था, तो एक पेशेंट को हम लोगों ने 2-2, 3-3 हफ्ते तक आइसोलेट करके रखा। पूरे हॉल में सिर्फ एक आदमी है, 24 घंटे तक किसी से चेहरा मोहरा नहीं देखता है। जो लोग पहुंचते हैं तो वो भूत की शक्ल में वाइजर और ये वो पहने हैं, नहीं जानते हैं इंसान है या भूत है या जिन्हें क्या है। यानी ये सारी चीजें हैं। बिल्कुल मुत्तफिक हूं मैं तुमसे। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, इस सिलसिले में हुकूमत को तो होशियार रहना ही चाहिए, स्ट्रेटेजी बनानी नहीं चाहिए, और बनाते भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसको और ज्यादा करने की जरूरत है। मिसाल के तौर पर पाटना हॉस्पिटल में जो हम लोगों ने इसके लिए जो स्ट्रेटेजी अपनाई, वो ये क्या कि हमने एक पंफलेट निकाला
और उस पम्फलेट में अहम अहम मामला जो हैं तो वो इन सूरतों में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, कैसे वेल इन्फॉर्म होंगे ताकि वो टेंशन ना हो वगैरह, इस ताल्लुक से कुछ एजुकेशन दिया। उसके बाद 15-20 लोगों की, मैं हॉस्पिटल स्टाफ के बारे में कह रहा हूँ क्योंकि स्टाफ को भी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है इसका बहुत ज्यादा। तो यानी 20-20, 25-25 की तादाद में हमने साइकियाट्रिस्ट को बुला करके आधा घंटा का सेशन रोजाना क्या 10-15 दिन तक लगातार करते रहे, ताकि हॉस्पिटल के सारे स्टाफ जो हैं वो उनको जो है ये साइकियाट्रिक काउंसलिंग हो जाए ताकि कल होकर के होना। तो ये लेकिन बहुत ही महदूद है, पेशेंट्स के लिए भी होने चाहिए, जनरल पब्लिक के लिए भी होने चाहिए। और मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ इससे कि ये गवर्नमेंट को इसमें देखना चाहिए। कुछ अस्पताल अगर कर रहे हैं तो इसका जो एरिया ऑफ फील्ड ऑफ एप्लीकेशन है इसको वाइडर बनाना चाहिए और पेशेंट पार्टी को इसको इंक्लूड करना चाहिए। अब जब मुझे बात निकलेगी तो मैं अपने साइकेट्रिक डिपार्टमेंट से, अपने दोस्तों से मैं बात करूंगा कि पेशेंट पार्टी के ताल्लुक से भी हम इस तरह का कोई प्रोग्राम बनाना चाहिए। बहुत अच्छी बात की तुमने। उसके बाद ये क्वारंटीन का जो मसला है ये प्योरली मिसमैनेजमेंट का मामला है। देखो ये क्वारंटीन के उपयोगिता में कोई प्रश्न नहीं है, साइंटिफिक बेसिस में कोई मसला नहीं है, लेकिन हम नेपाल के लोग या इस इलाके के, इस खित्ते के लोग जिस तरह से मिसमैनेजमेंट में मशहूर हैं उसी का सबूत हमने दिया है यहाँ पर, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो इसका और कोई उपाय नहीं है। लोग जो है इसको यानी मैनेजमेंट बेहतर करें, हुकूमत के लोग बेहतर करें, समाज के लोग बेहतर करें, तुम हम जैसे जो एक्टिविस्ट हैं उन लोगों की निशानदेही करवाएं और उन पर सिर्फ हम झगड़ा ना करें, उनकी सिर्फ वो ना करें, हम उनके दोस्त बन करके जाएं और उनको हम कहें कि भाई आई वांट टू हेल्प यू एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस नेशन, तो उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दें। वरना अब देखो सिर्फ हुकूमत को हम कैसे दोष देंगे। ऐसा भी हुआ है कि लोग गए हैं वहां पर और जब मालूम हुआ कि बाहर से आदमी आया, उसको लेने गए लोग क्वारंटीन में लाने के लिए, तो लोगों ने छुपा लिया उसको। देखो लोगों ने उसको छुपा लिया, दिया नहीं। अब उसकी वजह से अगर फैमिली में और उसके जरिए से सारे गांव में अगर बीमारी फैल जाए तो इसके लिए जिम्मेदार किसको ठहराओगे? लिहाजा ये सिर्फ हुकूमत की बात नहीं है, सिर्फ लीडर्स की बात नहीं है, हम सब की ये जिम्मेदारी है। और ये उसी वक्त हो सकता है जब हम ये एजुकेट करें लोगों को, जिस तरह से ये एक सेशन बनाएगा इसी तरह से एजुकेशन और वो जो कहा कि इंफॉर्मेशन को मैनेज करना ये जरूरी है। ये वरना बहुत सारी इंफॉर्मेशन की वजह से साइकेट्रिक प्रॉब्लम जो मैंने कहा ही उसको मैं सिर्फ इशारतन कहना चाहूंगा, ये साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो रहे हैं ये ओवर इन्फॉर्मेशन के और मिस इन्फॉर्मेशन डिस इन्फॉर्मेशन की वजह से हो रहे हैं। जितने भी इन्फॉर्मेशन है हमें उसको गुड इन्फॉर्मेशन को सिर्फ हमें लेना है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन को अच्छी तरह से मैनेज करना है। तो ये चंद बातें थी, तुम्हारा शुक्रिया अदा करते हुए मैं फिर किसी और भाई को सवाल करने का मौका देना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर शमीम साहब जी खैरियत से हैं मोहतरम? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब आली। गर्मी के अलावा बहुत फैन ये ऑन नहीं करने देते हैं कि आवाज मसला ना हो जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही काफी इंफॉर्मेटिव आपने ये सारी बातें रखी हैं। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। डॉक्टर साहब बहुत तफसील से मैं नहीं जाऊंगा, मैं एक सिर्फ वजाहत मैं चाहता हूँ। ये जो पीसीआर और आरडीटी की बात आप कुछ ऐसा लगा, तो दोनों इम्पोर्टेंट है, लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगा कि जैसे पीसीआर ज्यादा इम्पोर्टेंट हो आरडीटी के मुकाबले में, क्योंकि असल में जो पीसीआर है वही मतलब डायग्नोज करता है, वही बताता है कि आदमी वो बीमार है या नहीं है। आरडीटी इसके अलावा बहुत सारी चीजें बताता है, नेगेटिव पॉजिटिव बहुत सारी बातें आपने तफसीलात तो एक ये बात। दूसरी एक बात जो जरा सा उलझन पैदा करने वाली बात है वो ये कि आपने कहा कि इन एप्रोप्रिएट टाइमिंग ऑफ टेस्ट पे आपने बात रखी और आपने कहा कि 1 to 5 जो डेज है उसमें कुछ पता नहीं चलता है। डे 5 से लेकर डे 14 तक सारी बातें पता चलती हैं कि हकीकत में क्या है, लेकिन ये डिसाइड कैसे होगा? यानी ये बेचारा ना, मुझे तो ऐसा लगा आपकी गुफ्तगू से कि पेशेंट को कैसे मालूम होगा कि वो किस दिन में है, उसको कब इन्फेक्टेड हुआ वो, और वो अब वो डे 1 में है, डे 5 में है, डे 10 में है। अब डॉक्टर पता कर लेता है, मान लीजिए पीसीआर टेस्ट उसका हो जाता है और वो निगेटिव है, तो अब डॉक्टर इस बुनियाद पर वो डॉक्टर क्या कहेगा कि नहीं इसको हुआ ही नहीं है, इसको ले जाओ, या ये कि
ये अभी डे 1 में है या डे 2 में है या डे 3 में है, ये थोड़ा सा उलझन पैदा करने वाली बात है। मतलब थोड़ा सा उलझन पैदा करेगा एक बेचारे पेशेंट के लिए भी। अब देखिए एक आदमी जुकाम है, वो साल भर जुकाम से परेशान रहता है, वो नॉर्मल जुकाम जो उसका है साल भर परेशान रहना, वो हो सकता है उसको, और इस तरह की बातें वो उसमें भी आती है। अब वो किस दिन में है क्या है, थोड़ा सा इस पे कुछ रोशनी डाल सकते हैं आप, तो डालिए। ठीक, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहुत ही पुरमग़ज़ सवाल है, और डॉक्टरों से, जो पीएचडी डॉक्टर हैं, उनसे पुरमग़ज़ सवालात ही तवक्को किए जाते हैं, तो शुक्रिया आपका। ये जो है आपने बिल्कुल सही फरमाया कि पीसीआर जो है वही अहम है, उसी की जरूरत है, आरडीटी की उतनी जरूरत नहीं है। अलबत्ता कल जा करके जब ये वबा थम जाएगी या इसका जोर कम हो जाएगा, तो हमारे मुल्क में कितने लोग मुतासिर हुए उसके लिए आरडीटी की जरूरत पड़ सकती है। डायग्नोसिस के लिए इसका कोई रोल नहीं है। आई एग्री विथ यू 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया वजाहत का। पीसीआर इज इम्पोर्टेंट। अगर इस महफिल से उठने के बाद अगर लोग सिर्फ एक बात याद रखना चाहें, तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि डॉक्टर साहब की यही बात याद रखें कि पीसीआर इज इम्पोर्टेंट टू डायग्नोज द कंडीशन, नॉट आरडीटी, ताकि इसका सही इस्तेमाल हो। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक ये टाइमिंग का जहां तक मसला है, तो वो ये है कि वो इस तरह से डिसाइड करेंगे कि अगर सिम्टमेटिक है कोई आदमी, कोई नया सिम्टम आया है फीवर और कफ के साथ, तो फ्रॉम डे 1 ऑफ दैट सिम्टम 5 डेज काउंट करेंगे। नंबर 1 नया होना चाहिए। किसी को मान लीजिए ब्रोंकल एजमा है, खांसी हो रही है आमतौर से होती रहती है, तो उसको हम डिसरिगार्ड करेंगे। तो लेकिन कोई नया लक्षण अगर हो तो वहां से हम काउंट करेंगे। और दूसरा ये कि अगर ये किसी के कांटेक्ट में आया, जैसा मैंने कहा कि इत्तेफाक से कांटेक्ट में आ गया, कोई आया कांटेक्ट में, उसके साथ 3 दिन से रह रहे हैं, चौथे दिन मालूम हुआ कि उसका तो पॉजिटिव आया है, तो हम उसी दिन से काउंट करेंगे कि आज चौथा दिन है, तब सिर्फ एक दिन, और उसके बाद जो है हम उसका टेस्ट कर लेंगे। फ्रॉम द डे ऑफ कांटेक्ट विद ए सस्पेक्टेड और कंफर्म्ड पेशेंट, ये और या फिर लक्षण के हिसाब से करेंगे। तो ये बहुत ही अहम सवाल थे, और मेरे ख्याल में और बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल आया होगा और उन लोगों को जवाब मिल गया होगा। किसी और भाई को सवाल करने का मौका दिया। शुक्रिया। अच्छा, इस मजलिस में मैं देख रहा हूँ कि कुछ डॉक्टर को भी मैं देख रहा हूँ, कम से कम एक डॉक्टर तो मेरे सामने है। तो अगर कोई डॉक्टर कोई इनपुट देना चाहे, सवाल तो डॉक्टर क्या करेंगे, कोई डॉक्टर अगर इनपुट देना चाहे तो वो भी ही और शी इज वेलकम। मैं देख रहा हूँ मेरे स्क्रीन पे कुछ डॉक्टर जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि सोहेब भी सवाल करना चाह रहे होंगे। ठीक है, चलिए सवाल भी डॉक्टर के लिए भी सवाल के लिए ओपन किया जाता है। जज़ाकल्लाह। तो अगर इतनी लंबी खामोशी हो जाए तो मैं समझ, आलम इस्लाही साहब कुछ सवाल कर रहे हैं क्या? अच्छा, और बैरून मुल्क से इस देश यो देश बाहिर का केही व्यक्तिहरूलाई पनि म देख्दैछु मेरो स्क्रिनमा, तिनीहरू पनि चाहे भनेदेखि प्रश्न गर्न सक्छन्। मेरो स्क्रिनमा कम्तीमा एकजना देख्दैछु विदेशमा बसेर जुड्नु भएको। सिराहा से सुहैब जुड़े हुए हैं, गोल बाजार से। सुहैब के पास भी सवाल है तो सुहैब कर सकते हैं। प्रशांत ने, मैं देख रहा हूँ कि अनम्यूट किया है, पता नहीं सवाल करना चाहते हैं क्या? प्रशांत ने अनम्यूट किया है अभी हाल में। समीम साहब को सिर्फ गोल बाजार का ध्यान है। ये सीता के लोग ये अपने जो अरमान भाई हैं वो सवाल करना चाहते हैं। मैं स्क्रीन देख छोड़ देता हूँ उनके लिए, वो सवाल करें फिर मैं आ जाऊंगा। आ जाओ, तुम्हारा चेहरा भी देखें और सवाल पूछें। अरमान सवाल कर रहे हैं, फिर मैं उनका जवाब दूंगा। सवाल हमारा ये है, सवाल ये है हमारा, जैसे काठमांडू को लोग जाते हैं आपके तराई में तो उनको ज्यादा गर्मी महसूस होता है, और वैसे जैसे तराई के लोग अब काठमांडू आते हैं, ठंडी जगह पे आते हैं, ज्यादा सर्दी महसूस होती है। लेकिन ये जो वायरस ये कैसे संभव है कि एक बार सारे दुनिया में देखेंगे बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक टेम्परेचर
हाई है, लो है, उसके बावजूद भी चारों तरफ नजर आ रहा है। चाहे जर्मनी की बात करें, कनाडा की बात करें या अरब ममालिक की बात करें, तो एक तरह के चारों तरफ ही नजर आ रहा है। ये कैसे संभव है? एक और है बहुत ही अहम और अच्छा सवाल। तो हमें इस सवाल को के जवाब को समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे फंगस हो, तो इनको सरवाइव करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए और डिजीज करने के लिए खास तरह के इन्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है। मसलन टीबी का जो जस्सुमा होता है उसको ऑक्सीजन लेस इन्वायरमेंट चाहिए, इसलिए वो फेफड़े के उस गोशे में जाकर के ज्यादा क्लिक करता है जहाँ पे हवा आखिर में पहुंचती है। एपिकल यानी सबसे ऊपर का पोर्शन जो होता है वहाँ फेफड़े का, वहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होता है, लेकिन ज्यादातर टीबी जो है फेफड़े के ऊपर वाले हिस्से में होता है। तो मैंने मिसाल दी। तो इसी तरह से किसी वायरस को, किसी बैक्टीरिया को एक तरह का टेम्परेचर रास आता है, किसी को दूसरे तरह का रास आता है, किसी को टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब चूंकि ये नया वायरस है, तो इसीलिए शुरू में लोग ये कहते थे, अपने बाद में 2-3 महीने तक एक लल रहा, जो मैं शुरू में नल की इस्तेमाल करता हूँ। लोग कह रहे थे कि भाई इधर जो इस इलाकों में गर्मी ज्यादा इसलिए ये नहीं आएगा, वायरस नहीं आएगा इधर, इसलिए इरादा है। फिर कहते हैं कि भाई ईरान में तो इससे भी ज्यादा गर्मी है, लेकिन वहां तो आ रहा है, कंट्राडिक्टरी। उसके बाद फिर लोग ज्यादा ही खुशफहमी में मुब्तला हो गए कि अब गर्मी आ रही, अभी तो इतना केस आ रहा है, कुछ दिनों में गर्मी शुरू हो जाएगी, सारे वायरस मर जाएंगे। तो सारे स्पेकुलेशन है, हमें भी नहीं मालूम, डॉक्टरों को भी, साइंटिस्ट को भी अभी नहीं मालूम इसके लिए इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या जा सकते हैं। और जैसा कि अमन ने कहा कि इधर भी हो रहा है और उधर भी हो रहा है और वहां भी हो रहा है, तो इसका क्या मतलब, क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा मुमकिन है कि एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स में ये सर्वाइव करने की सलाहियत रखता है ये वायरस, लेकिन उसमें भी आप देखो तो देखोगे कि सर्द ममालिक में ज्यादा है। सर्द ममालिक में तो ठीक है, गर्म ममालिक में भी कुछ सर्द ममालिक में ज्यादा है। मैंने यूरोप की बात की, मैंने अमेरिका की बात की। तो ऐसा मुमकिन है कि फैक्टर भी एक छोटा सा, वो टेम्परेचर भी छोटा सा फैक्टर हो, लेकिन वही सब फैक्टर नहीं, बहुत सारे और फैक्टर्स हो सकते हैं। और जो इस के ऊपर ज्यादा होगा तो और ज्यादा बातें सामने आएंगी इस तरह। शुक्रिया अरमान, अच्छा सवाल। अच्छा, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम रहमतुल्लाह। यस, शिफा फ्रॉम आउटसाइड ऑफ कंट्री। बोलो, बना यो क्वेसन चाहिँ हाम्रो कन्ट्रीको अहिलेको स्थिति अनुसार नेपालले त धेरै राम्रो गर्यो, लकडाउन भयो, तर पाकिस्तानको गभर्नमेन्ट त्यति इफेक्टिभली उसले डिसिजन लिएन। यस्तो बेलामा यहाँको सिटिजनहरूले कसरी डिल गर्छ तपाईको अनुसार? गर्नुपर्ने हो कसरी? हाँ, इम्पोर्टेन्ट बट भेरी डिफिकल्ट क्वेसन। भन्नु त गाह्रो छ, तर मैले चाहिँ बुझ्दाखेरि जुन देश जति सानो भयो त्यसलाई गभर्न गर्न त्यति राम्रो एउटा फ्याक्टर यो हो। अर्को चाहिँ एउटा परम्परा हुँदो रहेछ प्रत्येक देशको, एउटा चाहिँ ल एबाइडिङ सिटिजन्स धेरै हुने, अर्को अटेयर गर्ने चाहिँ बढी हुने, यो अर्को फ्याक्टर। जस्तै तिमीले सुनेकै होला, यो एकताका लालु यादव, अथवा हुन त सम्भवतः यो कोहीले यसलाई एक्जाजरेट गरेको हुन सक्छ, अनि के भन्थे अरे भनेदेखि मैले चाहिँ बसमा चढे बापत के अरे टिकट तिर्नुपर्ने, पैसा तिर्नुपर्ने, अनि तँलाई के को लागि भोट दिएको भनेर चाहिँ गाली गर्ने, अनि मैले चाहिँ बिजुलीको बिल तिर्नुपर्ने, भोट दिएको तँलाई त्यसैको लागि। सो ल एबाइडिङ सिटिजन कहाँ कति मात्रा र प्रोपोर्सनमा छन्, कति ठुलो र सानो छ, त्यस बाहेक अरू पनि अन्य थुप्रै फ्याक्टरहरू हुन्छन्। अब त्यो अर्थमा चाहिँ नि इन्डिया, पाकिस्तान, बङ्गलादेशको हिसाबले नेपाल चाहिँ राम्रो हो, मेरो आफ्नो पर्सनल उसले। जस्तै ट्राफिककै कुरा गर्ने हो भनेदेखि काठमाडौँ ट्राफिक र ढाकाको ट्राफिक आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि जब म त्यहाँ थिएँ, त्यो चाहिँ म कम्पेयर गर्छु। हाम्रो नेपालको ट्राफिक सिस्टम धेरै राम्रो, पब्लिक अझै पनि ल एबाइडिङ, त्यहाँ जस्तो चाहिँ अलिकति छाडा प्रवृत्तिको नमान्ने खालको त्यस्तो चाहिँ छैन। सो यी सब कारणहरू छन्। त्यसले गर्दा चाहिँ गभर्मेन्टले मात्रै कति गरोस्, म त भन्छु देश विकास गर्नु छ भनेदेखि पब्लिक अवेरनेस नभएसम्म, पब्लिकमा डिसिप्लिन नआएसम्म,
ल मान्छु भन्ने प्रवृत्ति विकास नभएसम्म सरकारले जति राम्रो योजना ल्याए पनि त्यो सबै स्वाहा हुन्छ, खेर जान्छ। एकदमै छोटकरीमा भन्नु पर्दा त्यसैले न्युजिल्यान्डको उदाहरण कति राम्रो र व्यवस्थित ढङ्गले भइरहेको छ। तसर्थ यो चाहिँ नि अब त्यो मेरो विचारमा धेर थोर पाकिस्तानमा चाहिँ यस्तो व्यक्तिहरूको बाहुल्य बढी भएको हो कि मैले कसैमाथि कमेन्ट गर्नुहुन्न, तर पाकिस्तानमै पनि म एकचोटि गएको छु होइन, त्यहाँ इस्लामाबाद देख्दाखेरि कस्तो राम्रो मान्छे, ल एबाइडिङ सिटिजन। त्यहाँ सम्भवतः त्यहाँको प्राइम मिनिस्टरले जेसुकै भने तापनि अथवा पब्लिकले अन्तर्य भने तापनि कराची भन्दा मेरो अनुमानमा इस्लामाबादको माहौल चाहिँ राम्रो होला, त्यहाँ चाहिँ ल एबाइडिङ सिटिजन होला। सो यो हो, त्यसमा थुप्रै कुरा छ। शैक्षिक प्रतिशतको कुरा पनि हुन्छ, कति मान्छे शिक्षित अशिक्षित छन्। फेरि अब पाकिस्तान जस्तो देशमा मान्छे अलिकति इमोसनल पनि भइदिन्छन्, खास गरी धर्मको सिलसिलामा। एक अर्थमा राम्रो हो, तर बेलाकाहीँ अति भयो भने जे पनि नराम्रो के। जमातसँग नमाज पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा त राम्रो हो नि, तर यही अति भइदियो भनेदेखि जस्तो हालतमा पनि पर्ने भयो भनेदेखि उलमाहरूले राम्रो चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने फतवा दिँदा पनि त को होस् भनेर त्यसरी गर्न थाल्यो भने धेरै समस्या हुन्छ। सो यी विविध कुराहरू छन् जसले गर्दाखेरि पाकिस्तानमा यस्तो होला भन्ने मेरो अनुमान हो। हुन त त्यहाँ जो बसिरहेका छन् उनीहरूलाई थाहा होला, उनीहरूले आफ्नो इन्फर्मेसन सेयर गर्यो भनेदेखि सेयर गर्यो भनेदेखि राम्रो होला। र मेरो अनुमानमा चाहिँ यही नै हो। धन्यवाद, राम्रो क्वेसन थियो शिवा। यहाँ इन द मीन टाइम सवाल आया है रिटन में, यहाँ पे मैं देखता हूँ, आप लोग उसको हो तो कर सकते हैं, मैं इधर देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ इसको। Wants to increase our immunity into development situations, daily activity could be shared. एक सवाल आया है, ये बहुत ही अहम सवाल है कि मेरी गुफ्तगू के अंदर मैंने कुव्वत मुदाफ़अत के ताल्लुक से कि क्या करेंगे, क्या खाएंगे या क्या होगा कि वो इम्यूनिटी बढ़े। बहुत ही अहम सवाल है। एक बहन ने ये सवाल किया है, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उस बहन का। बेटी है, बल्कि बहन तो नहीं बेटी, हाँ इस्लामी बहन है, बेटी भी है इस्लामी बहन। तो ये है, इसका जवाब ये है कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अलग से और इस वक्त सिर्फ कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा करने का काम है। और वो ये है कि हेल्दी लाइफ स्टाइल हो, संतुलित आहार हो। संतुलित आहार से मुराद ये है कि उसके अंदर हर खाने के अंदर हर दिन एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स, फैट, वाटर, ये संतुलित हो तो ये इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। हेल्दी लाइफ स्टाइल्स मसलन इनफ स्लीप, डेली एक्सरसाइज, पॉजिटिव थिंकिंग, ये चीजें। तो हेल्दी लाइफ स्टाइल, एप्रोप्रिएट फूड, लिविंग कंडीशन, हवादार कमरा हो, धूप का आना जाना हो उस कमरे के अंदर, सफाई सुथराई, गुस्ल का वो एहतमाम हो, कपड़े धुले वगैरह वगैरह। तो हेल्दी लाइफ स्टाइल, संतुलित आहार वगैरह जो हैं ये और वक्तों पर भी इसकी अहमियत है, इस वक्त भी अहमियत है। इस वक्त अहमियत ज्यादा नहीं हो गई। असल में मैं इसलिए एम्फेसिस दे रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि ये और ये खाओ, ये और ये करो तो कोरोना से बच जाओगे, रॉन्ग मैसेज जाता है। मैं कहता हूँ कि ये चीजें उस वक्त भी अहम थी, और कोई भी खाना साइंटिफिकली ऐसा रिसर्च नहीं हुआ है मेरे इल्म में कि मसलन लेमू के बारे में लोग कहते हैं, अब अगर 10,000 कोविड वालों को लेमो देते और 10,000 वालों को नहीं देते और स्टडी करके देखते कि इन 10,000 में इसका कितने लोग ठीक हुए और मरे और इसमें कितने लोग ठीक हुए मरे, और अगर वो कंपेयर करके कोई रिजल्ट सामने आता, कोई जर्नल में पब्लिश्ड होता, ऑथेंटिक जर्नल में, तब जाकर के मैं मानूंगा। कल होकर के ऐसा हो सकता है हो, तो जब तक वो ना हो तब तक मैं कहूंगा कि दिस इज मियर स्पेकुलेशन, इसके पीछे कोई ना जाए। और हेल्दी लाइफ स्टाइल, हेल्दी फूड, हेल्दी इन्वायरमेंट, जो कि और दिनों में भी जिसकी अहमियत है इस वक्त भी वही अपनाए, यही हमारी इम्यूनिटी को और दिनों में भी बढ़ाएगा, इस वक्त भी बढ़ाएगा। शुक्रिया, बहुत अच्छा सवाल था। कोई और भाई बहन सवाल करें? 5 मिनट और वक्फा दिया जा सकता है क्योंकि कुछ लोगों को असर की नमाज भी पढ़ना है, तो देख लेते हैं 5 मिनट के अंदर 6 बज जाएगा। समीर अंसारी हाथ उठा रहे हैं। समीर अंसारी कहाँ से हैं? समीर अंसारी कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं जीतपुर यूनिट से हूँ। ओके ओके, गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा सवाल ये मार्क्स को लेकर है।
अभी कोविड-19 में जो ये आ रहा है कि आप मास्क लगाएं, तो क्या इसके मतलब क्या कुछ हो सकता है क्या गुफ्तगू इस पे? ठीक, ये बहुत ही अहम सवाल है, और अगर आपको याद हो तो मैंने कहा कि चूंकि इलाज नहीं है, इसलिए ये जो एहतियाती तदाबीर हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, वही हमारी जान बचा सकता है, हमें परेशानी से महफूज रख सकता है। उनमें से एक मैंने मास्क का तज़किरा किया था, तो उस पर आप तफसील अगर जानना चाहते हैं तो वो ये है कि चूंकि इस मर्ज के फैलने के दो ही मुस्तनद ज़राए हैं जो कि पता है लोगों को कंफर्म, वो ये है कि आमने सामने अगर कोई है तो वो खांसता है और छींकता है, तो उसके जरिए से उसके बलगम के छींटों में, उसके मरकज में, न्यूक्लियस में वो कीटाणु रहता है और वो फिर लॉज करता है उसके चेहरे के ऊपर, नाक के अंदर, मुंह के अंदर, और फिर सांस के जरिए से या खून में तहलील होकर के, एब्जॉर्ब होकर के जब वो ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है तो बीमार करता है। इसको रोकने का सबसे फूल प्रूफ और अहम जरिया यही है कि हर आदमी मास्क पहने। हर आदमी अगर मास्क पहने तो ये बीमारी फैलेगी ही नहीं। ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, लेकिन अगर हम मान लें कि आज दुनिया में 7 अरब 78 करोड़ लोग मौजूद हैं और एवरी सिंगल पर्सन अगर मास्क पहनना शुरू कर दे तो ये बीमारी आज ही मर जाएगी, अपनी मौत मर जाएगी। क्योंकि वो जो मास्क है उसको वो हच्छू करेगा और खांसी करेगा, उस शख्स के अंदर अगर है तो उसको रोक लेगा, बाहर जाने ही नहीं देगा। जितना भी हच्छू करो, खांसी करो, तुम्हारे मुंह के अंदर ही होगा, ऐसे ही मौजूद है, वैसे ही मौजूद है, वो भी तो तुम्हें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, अलबत्ता सामने वाला जो है तुमसे महफूज रहेगा। और खुदा न खास्ता उसने अगर नहीं भी पहना हुआ है तो सामने वाले ने अगर पहना हुआ है तो इस शख्स ने जिसके अंदर वो कीटाणु है वो अगर खांसे भी उसके चेहरे पर मास्क पर ही पड़ेगा, उसको छेड़ करके अंदर नहीं जा सकता, बशर्ते के वो एप्रोप्रिएट टाइप ऑफ मास्क हो। तो ये जो है वो यानी एप्रोप्रिएट टाइप जो है वो अभी सर्जिकल और मेडिकल मास्क जो है, बल्कि लोग कहते हैं कि कॉटन मास्क भी, मैंने मिसाल दी थी, जो बहनें पर्दा करती हैं और नाक को बंद करती हैं तो उसके लिए वही काफी, नाक और मुंह अगर बंद है तो वो महफूज हैं। अगर आंख खुली होने की वजह से दूसरा कोई खांसेगा तो आंख से लेकिन बहुत हद तक वो महफूज हैं। और उसके अलावा कुछ और मास्क भी हैं, N95 है, लेकिन वो खास औकात में, खास हालात में और मेडिकल पर्सनल से उसको ज्यादा यूज करते हैं। तो मास्क के ताल्लुक से ये है। तो समीर, अगर मास्क के ताल्लुक से कुछ और एंगल अगर रह गया हो जो तुम जानना चाहते थे तो फिर तुम एक सप्लीमेंट्री सवाल कर सकते हो। ये बात ये है कि अभी तो जो ये कोरोना है, ये हम लोग मास्क लगाए हैं तो अभी कोरोना से कम परेशानी हो रही है और मास्क से ज्यादा परेशानी हो रही है। और सांस लेने में इतना दिक्कत हो रही है कि कोरोना से आदमी बाद में मरेगा, पहले दम से ही मर जाएगा, दम फूलने से ही मर जाएगा। तो इसमें कुछ क्या हो सकता है क्या? हाँ, मैं जवाब दूंगा, मैं जवाब देता हूँ अभी। इसको फोन करके कहिए कि मैं वेबिनार बहुत ही अहम सवाल है। अब ये जो है इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये है कि मास्क अगर हम इस्तेमाल करते भी हैं तो हर वक्त इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं, 24 आवर्स इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। तो मसलन अगर मैं गाड़ी के अंदर बैठा हूँ और गाड़ी चला रहा हूँ तो मुझे मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, अगरचे मैंने देखा कुछ लोगों को गाड़ी के अंदर भी मास्क अकेले हैं और मास्क पहने हुए हैं, तो हम खुद ही परेशानी मोल ले रहे हैं। अब उसको दम फूलने की वजह से सांस रुक जाए उसकी और गाड़ी का दुर्घटना हो जाए तो इसका तो जिम्मेदार वही है। तो वही यानी गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से। तो एक तो यह है कि हमेशा पहनने की जरूरत नहीं है, खासतौर से जब भीड़ भाड़ में जाओ, अस्पतालों में जाओ, मॉल्स में जाओ, जहाँ तुम्हें ये पता न हो कि सामने कौन आ जाएगा, तो ऐसे मौके पर सिर्फ पहनो और 10-15 मिनट के लिए उसको खोल कर लो। जरा मैं पूछ रहा हूँ, मसलन सड़क पर ही चलो, कोई बात नहीं, अगर आदमी नहीं, भीड़ नहीं तो खोल लो उसको, फिर लगे कि कुछ लोग आ रहे हैं या दुकान में सामान खरीदने जा रहे हैं तो उस वक्त यानी 24 घंटे पहनने की जरूरत नहीं है, तब ये मसला कम हो जाएगा। वरना बिल्कुल तुमने सही कहा, क्योंकि मेरा भी अनुभव वही है कि मुझे वक्त वक्त खोलते रहना पड़ता है। और इसका एक मजेदार पहलू ये है कि N95 के ताल्लुक से, जो कि स्पेशल तरह का मास्क है, उसकी क्वालिटी चेक करने के लिए ये एक तदबीर है कि वो पहन करके लगे तो अच्छा मास्क है, ना फूले तो उसको फेंक दो, बेकार है। यानी बहुत ही दिलचस्प पहलू है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इतना सील होता है वो कि बाहर से ऑक्सीजन जा ही नहीं सकता। ला मोहल्ला तुम्हें यानी ऑक्सीजन की कमी होगी ही, तुम परेशानी महसूस करोगे ही, तो कुछ देर के लिए उसको हटा करके फिर जो करना है। तो बहुत अच्छा सवाल था। तो अब किसी और को सवाल करने का मौका देंगे। 6 बज के 8 साल हो गए,
यहाँ से मरकज से एक आदमी सवाल कर रहा है, मेरे ख्याल में आज से आखिरी सवाल होगा, लोगों को असर की नमाज पढ़ना बाकी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा सवाल ये है कि मास्क लगाने के लिए कहा जाता है और उससे नाक और मुंह तो छुपा जा रहा है और हाथ में सैनिटाइजर करता है और कान खुला रहता है और आंख भी खुला रहता है, और कान और आंख से कितना उसको इफेक्टिव हो सकता है, उस वायरस से कहीं आदमी छींकता है, कान में भी जा सकता है, आंख में भी जा सकता है। इसका जवाब मुझे थोड़ा। शुक्रिया, इरशाद का सवाल था ये, बहुत ही अहम और प्रैक्टिकल सवाल था ये जो आदमी फील्ड में होता है उसके जहन में ही ऐसे सवाल उबलती हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। शुक्रिया इरशाद। डॉक्टर और नर्स तो बहुत एहतियात करते हैं और उनका बीमारी के बारे में भी ज्यादा पता है, लेकिन न्यूज में यहाँ इनका इंतकाल होने का खबर आता है, इसके बारे में क्या है? सवाल है ये दोनों सवाल बहुत ही अहम है। जोड़ो और यहाँ करके जोड़ो, एक और सवाल जोड़ो इसी से, मैं नोट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। जब लोग कोविड-19 से मुतासिर होकर मर जाते हैं तो उसको अंतिम संस्कार के लिए डॉक्टर वगैरह पीपीई को इस्तेमाल करके उनको तदफीन कर देते हैं या फिर जला देते हैं, कुछ भी करते हैं। तो उसी को पीपीई को इस्तेमाल करके वो उनके घर, उनके मुताल्लिक लोग, उनके घर वाले इस्तेमाल करके उनको देख ले आखिरी मर्तबा, तो इसको देखने के लिए क्यों मौका नहीं दिया जा रहा है? तो इस ताल्लुक से आप कुछ बता दें। बहुत अच्छा, ये सारे सवाल बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही सेंसिटिव हैं, इसलिए मैं थोड़ा तफसील में जवाब देता हूं। बहुत अच्छा सवाल। सबसे पहला सवाल ये है जो कि इरशाद की तरफ से था कि नाक और मुंह तो उससे छुप जाता है, लेकिन कान और आंखें जो है वो खुली रहती हैं। तो इस ताल्लुक से ये है कि आंखों में अगर वो ड्रॉपलेट आ जाए तो चूंकि वहाँ म्यूकस मेम्ब्रेन है तो वहां से एब्जॉर्ब हो सकता है और खून में जा सकता है वो जरासीम। लेकिन स्किन पर, जो स्किन इंटैक्ट स्किन होता है, वहां पर अगर आ भी जाए तो उससे ज्यादा मसला नहीं, इल्ला ये कि तुम फिर उसको नाक और मुंह में कांटेक्ट के जरिए से ले जाओ। वरना यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि हाथ छू ऐसे करो तो यहाँ पर है ना, लेकिन वो नहीं जाएगा अंदर, क्योंकि स्किन जो है वो उसको प्रोटेक्ट करता है। कहाँ जाएगा? म्यूकस मेम्ब्रेन। कहाँ है म्यूकस मेम्ब्रेन? आंखों में है म्यूकस मेम्ब्रेन, नाक में है, जबान में है, कान में बहुत अंदर है, वहां तक तो नहीं पहुंचेगा, वजाइना में है, यूरेथ्रा में है, यहाँ है म्यूकस मेम्ब्रेन। तो वहां से वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, स्किन से एब्जॉर्ब नहीं होगा, लाइक वो तुम्हारा कटा हुआ। तो इसलिए यानी आंख से वो गुंजाइश है, वो चांस है, कान से वो चांस नहीं है, वो गुंजाइश नहीं है। तो इसीलिए जो ज्यादा उसमें काम करते हैं, हाई रिस्क जोन में काम करते हैं, उसको देखा होगा वो वाइजर लगाते हैं आंखों बंद करने के लिए। ओपीडी में हमने सारे स्टाफ को वाइजर दिया हुआ, जो टिकट काटता है काटती है उसको भी वाइजर दिया हुआ, एक्सरे के लिए जो बैठे हैं उसको भी वाइजर दिया हुआ है। तो वाइजर और गॉगल्स, जो सर्जन होते हैं वो गॉगल्स और वाइजर भी लगा सकते हैं, क्योंकि किसी वक्त स्प्लैश करते हुए आंख में आ सकता है। तो मामला इंट्यूबेट करते हुए, सांस की नली में ट्यूब पहुंचाते हुए खक करने की वजह से आंखों में आ सकता है, तो उसको वाइजर देते हैं हम। तो आंख से महफूज रखने के लिए पब्लिक को उतना खतरा नहीं है, क्योंकि देखो कि आंख की जो ब्लिंकिंग है ना, वो रिफ्लेक्स है। आंख हम कुछ होता है थोड़ा आंख बंद कर लेते हैं ना, तो मेरा अंदाजा, ये पर्सनल, मैंने ये पढ़ा नहीं है, जब वो ड्रॉपलेट जैसी अप्रोच करने के लिए आंख तक पहुंचने का जब वक्त होगा तो ब्लिंकिंग हो जाएगी, अक्सर तो उससे महफूज हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद यानी उसके अंदर आ सकता है। तो लेकिन पब्लिक को लगाने की जरूरत नहीं है, लगाना चाहो तो लगाओ, वाइजर लगा के जाओ, लेकिन एक जोकर भी लगोगे और उतनी जरूरत भी नहीं है। अलबत्ता डॉक्टर नर्स जो उन्हें लगाना चाहिए। अच्छा, डॉक्टर और नर्स के लिए बहुत ही अहम सवाल आया कि भाई लगाते वही हैं और वो भी मर रहे हैं, तो क्या मसला है? तो मसला ये है, दो तीन पहलू है इसमें। एक तो ये है कि हर अस्पताल और हर हेल्थ प्रोफेशनल जो है उतना वेल इन्फॉर्म्ड भी नहीं है और वेल प्रिपेयर्ड भी नहीं है। वेल इन्फॉर्म्ड भी नहीं है, वेल प्रिपेयर्ड भी नहीं है। किन सिचुएशंस में, किन किन जगहों पर काम करते हुए किस किस तरह का पीपीई चाहिए। अभी मैंने सर्जरी की बात की कि वाइजर और गॉगल चाहिए। अगर इस तरह से वेल इन्फॉर्म नहीं तो वो सर्जन ऐसे ही करेगा, अचानक एक स्प्लैश होगा, वो वायरस यहाँ पर आएगा और फिर वो मुतासिर हो जाएगा। तो डॉक्टर और नर्स कुछ जो है अपने इस लापरवाही की वजह से, इल्म में कमी की वजह से कुछ लोग फंस जाते हैं। लेकिन अक्सर का मामला ये है कि ये हमारी मजबूरी है, इसको समझना बहुत सेंसिटिव इशू है कि मार्केट में दस्तयाब नहीं है, हॉस्पिटल में पेशेंट्स आ रहे हैं, छटपटा रहे हैं, मर रहे हैं। हेल्थ पर्सनल के सामने दो ऑप्शन है, छुट्टी लेकर के घर में बैठ जाए, महफूज हो जाए, और रिस्क लेकर के जैसे ही हो
N95 ना सही, वो मास्क ही लेकर के लेकिन पब्लिक की खिदमत करें, बहुत सेंसिटिव इशू। तो चूंकि एथिकल मामला है तो अक्सर डॉक्टर जो है दूसरे अमल को तरजीह देते हैं, अपनी जो जो इंटरेस्ट होती है, सेल्फ इंटरेस्ट, उसको कुर्बान करके वो पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हैं। और इस ताल्लुक से पीपीई की कमी की वजह से सुना ही होगा कि ये नहीं है और वो नहीं है और मास्क खत्म हो गया और ये हो गया वगैरह। तो इसकी वजह से भी लोग, क्योंकि नहीं पीपी, सुना होगा यूके में, स्पेन में, कहाँ का पीपी और क्या पीपी, जब पीक पर था तो ऐसे ही लोग काम करते थे, नहीं करते घर में बैठते तो सारे लोग खत्म हो जाते। तो इसलिए हमें ऐसे डॉक्टरों को दाद भी देना चाहिए, अगर वो इंतकाल कर गए हैं तो हमें याद करना चाहिए ऐसे लोगों को कि काम करते हुए उन्होंने एक तरह की कुर्बानी दी, इस तरह के लोग। और तीसरी चीज ये है कि कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है, मास्क यूज किया, मैं समझ रहा था कि वो ठीक है लेकिन उसकी वो डिफेक्टिव था, उसमें कहीं पुआल था, छेद था वगैरह। तो इस वजह से भी, क्योंकि वही ना फ्रंट में है, मॉल में जाते हुए सड़क पर इल्ला माशाल्लाह कोई तुम्हें मिलेगा, अस्पताल में तो सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक हजारों लोग उससे फेस करेंगे, इतने लोग आएंगे। तो एक्सीडेंट होने का खतरा तो जाहिर वहां पर ज्यादा है, जाहिर वहां पर ज्यादा लोग होंगे। तो इन सारी तदाबीर के बावजूद यानी ये जो है डॉक्टर और नर्स ज्यादा मर रहे हैं, इसकी ये कुछ वजूहात हैं जो मैं समझ पाया हूँ। और एक हमारे ऑफिस से जो एक सवाल आया, मोहसिन नाम है ना, नसीम, तो नसीम का सवाल था कि अंतिम संस्कार डॉक्टर तो पीपी लगा के करते हैं, घर वालों को भी देख करके क्यों ना करवाइए। बहुत ही अहम सवाल, बहुत ही सेंसिटिव वंस अगेन, और मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। इसमें दो चीजें हैं, एक तो पीपी देकर के उनसे करवा भी सकते हैं, लेकिन उनमें ही पाओगे, हमने सुना है तो वही डरते हैं, लेना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर करें तो उसमें कोई मसला नहीं, प्रॉपरली अगर ट्रीट किया गया है, जैसा मैंने कहा वो सारी तफसीलात कि वो हैंड हाइजीन करे, वो उसको निकाले, फिर टेप करे, फिर उसको एक बैग में, फिर उसको सैनिटाइज, फिर दूसरा बैग, इस तरह से किया तो बिल्कुल सेफ है वो, उससे तो बीमारी फैल ही नहीं सकती है। लेकिन इसी को लेकर के कब्रिस्तान में जाएगा तो लाइल्मी की वजह से, डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से वही लोग लाठी लेकर के आएंगे मारने के लिए। हमने सुना ना कई ममालिक में आने नहीं दिया, उसको जलाने नहीं दिया, वो कब्र खोदने नहीं दिया, झगड़ा करने के लिए आ गए। तो लेकिन अगर इस तरह की इन्फॉर्मेशन हम मैसेज कन्वे करेंगे, गुड इन्फॉर्मेशन लोग एजुकेट करेंगे, कल समाज हमारा जब एजुकेट हो जाएगा तो इंशाल्लाह ये मसला नहीं होगा। ये बिल्कुल किया जा सकता है, ये किया जाना चाहिए, हुकूमत को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए और इसके लिए तैयारियां करनी चाहिए। शुक्रिया, बहुत अच्छा सवाल था नसीम, यहाँ करके ब्रो। हमारे दूसरा मौका है, तीसरा मौका नहीं पाओगे, आ जाओ। हाँ ये लास्ट ही है। लोग इससे भयभीत हैं, लोग इस बात से भयभीत हैं, रोग से पहले हम भूख से मर जाएंगे। तो ऐसे हालात में लोग अपने ज़हनी तवाज़ुन कैसे बैलेंस करेंगे? अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। मैं उसमें जोड़ना चाहूंगा, जहनी तवाजुन नहीं, जिस्मानी तवाजुन कैसे रखेंगे, नहीं जिंदा कैसे रहेंगे। एक सवाल वो है, जहनी तवाजुन तो है ही, वो टेंशन है मैं मर जाऊंगा या क्या हो जाऊंगा, लेकिन वाकई मरने का जो मामला है, भूख से जो मर गए हैं, इंडिया में सुना हमने, यहाँ भी के रोग बंदा पहला भूख लेने मरसू सरकार कहा करके हम देखते हैं ना। तो ये बहुत ही अहम मसला है। ये यानी पॉलिटिकल और सामाजिक मसला ज्यादा है, मेडिकल मसला कम है। तो चूंकि मैं पॉलिटिकल और सामाजिक तौर पर भी सोचता रहता हूँ, गौर करता रहता हूँ, तो मेरे ख्याल से यानी एक तो अभी जो हुकूमत ने जो क्रमबद्ध रूप में लॉकडाउन खुलौनी योजना जो बनाया गया है, तो बहुत ही अच्छा योजना है। हुकूमत की मजबूरी भी है ये, वो इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकती थी, और सब मुल्कों में भी ऐसा हो रहा है। तो एक तो ये कि वो साइंटिफिक साउंड बेसिस पर चरणबद्ध रूप में ही करें और पब्लिक इसको फॉलो करे, पब्लिक इसको फॉलो करे। जब तक हम नहीं मानेंगे, हुकूमत का कोई भी प्रोग्राम जो कामयाब नहीं हो पाएगा। ये करें, और इसका जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, इसके लिए तो मैंने कहा ही, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट के लिए साइकियाट्रिस्ट से, लोगों से टच में रहें, मोबाइल में हमेशा ना रहें, बहन भाइयों के साथ जरा देर खेलें, साइकियाट्रिक जो लेवल है वो वैसे ही नॉर्मल में आ जाएगा। एक तो टेंशन है, उसके बाद मोबाइल में लगे हुए हैं, व्हाट्सएप में इसी तरह के मैसेज आ रहे हैं, ये झनाक वो झनाक, इस म्यूजिक के साथ, इस म्यूजिक के साथ, ये सब जो होता है साइकोलॉजिकली इम्बैलेंस कर देता है आदमी को। इसके वजह सारा कुछ बंद कर दो, बीवी बच्चों के साथ रहो, माँ बाप के साथ रहो, भाई भाइयों के साथ खाओ, खेलो, पढ़ो, अपने ईश्वर को याद करो, उससे लौ लगाओ, उससे मदद तलब करो, तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो है इससे कम होगा इंशाल्लाह। तो मेरे ख्याल में अब हमें इसको स्टॉप कर देना चाहिए। मेरे जमात ने सर हिला दिया है,
तो आप सारे भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सारे लोग ने बहुत ही अटेंटिवली इतनी देर तक इतनी लंबी गुफ्तगू सब्र आजमा धैर्य धारण करते हुए सुना, तो इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत ही मशकूर हूँ। और फिर मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि ये जो कुछ हुआ इसका सिर्फ एक मकसद एजुकेट करूं, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है। मेरा अल्लाह ताला खुश होगा इस नियत से क्या, अल्लाह ताला अगर इसमें जो बातें अच्छी कही गई हैं उसके बदले अल्लाह ताला हमें इसको अजर दे। आप लोगों ने भी इसी मकसद से सुना, अल्लाह ताला आप लोगों को भी इसका अजर दे। और अल्लाह ने चाहा तो फिर कभी इस तरह का मौका मिलेगा फिर मुलाकात करेंगे। तो इसी के साथ मैं एडमिन से भी गुजारिश करता हूँ कि अब इस प्रोग्राम को बंद किया जाए। शुक्रिया। जहाँ भी रहें महफूज रहें और लॉकडाउन या जो भी हुकूमत की तरफ से कवानीन बनते हैं उसका पालन करें, घर वालों के साथ घुल मिल करके रहें और अपने ईश्वर से लौ लगा करके रखें, उससे उम्मीद रखें और पॉजिटिव सोचें और उससे मदद मांगें। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर।